हाँ, हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब देखिए, हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है कि कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स होते हैं, उसमें एक प्लेट पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे होता है, देखो याद आ रहा है? अरे तुमको याद आ रहा है? ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हो ये रहा है कि इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखा है हम लोगों ने। कोई पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर्ड रहता है, तो कह देना इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर करता है, ठीक है। ये जो कॉइल है इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, बोलिए। अब इस करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। कैपेसिटर के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉइल के अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा करके होता है। अरे बोलो यार, बस ये ई था, ये बी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। बोलो, अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तो हमको वही पता करना है कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, वो हमको डिराइव करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हो क्या रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट के रूप में कौन फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है, बोलिए ना। तो मान लीजिए एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल हम dt लेते हैं, तो उस dt टाइम में एक बहुत ही छोटा सा चार्ज ही नहीं इसको क्रॉस कर पाया होगा। मान लिया जाए कि dq चार्ज जो है वो इसको क्रॉस कर पाया है कितने टाइम में? dt टाइम में। ऐसा हम लोग करते हैं। तो देखिए, बात बस इतना सा है कि इसमें भी हमने यही किया था, अगर आपको याद हो तो, कि यहाँ पे q चार्ज हुआ करता था, यहाँ -q चार्ज हुआ करता था, याद है? इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ करता था? c। देखिए, मैं आपको वो भी रिवाइज करा देता हूँ इसी में, कि हर बार काम हम लोग एक ही करते हैं। और चूंकि ये चार्ज लगातार बढ़ रहा है, अभी ये मैक्सिमम नहीं हुआ है। अरे सर्किट अभी कनेक्टेड था, अभी चार्ज इसमें बढ़ रहा था, बढ़ के बाद में तो कैपिटल क्यों ना हो जाना था? अरे बोलो यार। तो चार्ज बढ़ रहा है का मतलब क्या हुआ? इसमें से अभी और चार्ज निकल के आके इधर जमा होगा। तो याद है हमने dq चार्ज को यहाँ से उठा के, और हालांकि वो इधर से होके आएगा, लेकिन आएगा तो यहीं पे ना। तो हमको पता करना था कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। तो याद है हम लोगों ने कहा था कि हम जितना वर्क करेंगे वही वर्क इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है Q डेल्टा V। अरे बोलो भाई। तो Q की जगह पे dq लिए थे, याद आया? डेल्टा V का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई C। V बराबर क्या होता है? माने Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर Q। तो याद है, सुनिएगा, हमारे द्वारा किया गया वर्क डन कितना आया था? Q डेल्टा V। Q की जगह dq और डेल्टा V की जगह Q बाई। इसी को ना टोटल वर्क डन पता करना था हमको। तो क्या हुआ था? 1/c जो था वो बाहर निकल गया था, और ये q²/2 नहीं हो गया था, 0 से लेके q। याद आया? आंसर फाइनली q²/2c आ गया था। किए थे हम लोग। सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर भी तो dq चार्ज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अरे बोलो यार। जिसका ये अपोज भी कर रहा है अपने अंदर ईएमएफ पैदा करके। अब अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन अपने अंदर ईएमएफ तो पैदा करेगा ना, क्योंकि ये करंट जो है वो लगातार बदल रहा है। तो सवाल है कि इसके अंदर, हाँ लगातार बदल रहा है। शुरू में 0 था, अब बाद में मान लो ये कितना हो जाएगा? हालांकि हमको इसको स्मॉल आई लेना चाहिए था, लेकिन बाद में मान लीजिए कैपिटल आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट लगातार चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ भी पैदा होगा। अब वो ईएमएफ कितना पैदा होगा? उस ईएमएफ का अगर खाली मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो LdI/dt ही तो पैदा होता है, बोलिए। तो जिस तरीके से यहाँ dq को क्रॉस करना था, एक q/c का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ dq को क्रॉस करना है एक LdI/dt का पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q डेल्टा V,
यहां पर भी लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा भी। तो कितना चार्ज हम लेके जा रहे हैं, डी क्यू चार्ज लेके जा रहे हैं। इस केस में डेल्टा भी कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। ये समझ में आया? बोलो अब तुम बताओ, ये जो वर्क डन है वो तो इस छोटे के छोटे से चार्ज को ले जाने में ना हुआ है, जबकि जिस समय करंट बढ़ के एकदम टोटल आई हो चुका रहेगा उस समय तक तो ऐसे छोटे छोटे कितने सारे चार्ज जा चुके होंगे, और उन सारे चार्जेस को ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ रहा होगा। तो हमने टोटल कितना वर्क किया है ये जानने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आप बात को समझ रहे हैं? अब एक और बात सुनिएगा, इधर वेरिएबल कौन है, हालांकि देखा जाए तो जिसके साथ डी लगा होता है वो होता है, तो वेरिएबल कौन है, चार्ज है। हाँ लेकिन आई भी तो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे अगर दो टाइप का वेरिएबल रहे। तो या तो हमको आई को क्यू के टर्म में बदलना पड़ेगा, ना तो क्यू को आई के टर्म में बदलना पड़ेगा। बोलो जल्दी, रुक जाओ अभी हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक सेम टाइप का वेरिएबल ना आ जाए हम नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम इतना तो जरूर जानते हैं कि आई बराबर होता है डी क्यू बाई क्या, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। तो अब इस डी क्यू की जगह आई इंटू डी टी डाल दें। चलिए वेरी गुड, तो ये देखिए डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू डी टी एल डी आई बाई, हाई देखिएगा डी टी से डी टी कट गया। चलिए तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो आई एल और डी आई। अब देखिए तो सेम टाइप का वेरिएबल आ गया कि नहीं, ये छोटा सा काम करना पड़ा हमको। तो ये इस डी क्यू चार्ज को लेके जाने में किया गया छोटा सा वर्कडन है, हमको टोटल वर्कडन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और वैसे भी इधर डी समथिंग इधर डी समथिंग दिख जाए तो हम इंटीग्रेशन के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या होगा, एकदम आई जिस समय 0 होगा उस समय तक हमने कोई वर्क नहीं किया होगा, लेकिन जिस समय तक टोटल करंट बढ़ के कितना हो चुका, सॉरी, हमने कोई वर्क नहीं किया होगा, लेकिन जिस समय करंट बढ़ के कितना हो चुका रहेगा, आई हो चुका रहेगा, उस समय तक तो हम टोटल वर्क कर चुके होंगे ना। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, हट जाएगा, इधर ही हटाते हैं हम लोग। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, याद है, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला ऊपर, एल तो बाहर निकल जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। आई डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा, कितना होगा, आई स्क्वायर बाई 2। कैसे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर 1 ना है, तो पावर में 1 ऐड होता है, उसी पावर से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो बाबू वही ना है आई डी आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई कितना 2। और कहां से लेकर कहां तक बच्चों, 0 से लेके आई तक, 0 से लेके क्या आई तक कर सकते हैं हम लोग। तो बताइए डब्ल्यू, एक बार डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू रखेंगे या माइनस का साइन देके 0, एल बाई 2 तो आपका रहेगा ही। एक बार आई की जगह आई रखेंगे तो आई का स्क्वायर ना है, अब माइनस 0 का स्क्वायर, मिला जुला के आई स्क्वायर आया। तो हमने टोटल कितना वर्क कर दिया, हाफ एल आई। यही वर्क जो है, यही वर्क जो है वो इसके अंदर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कभी भी एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं। तो हमने वर्क कर दिया इतना, यानी हमारी एनर्जी अब इतनी कम हो गई, तो कहीं तो जाएगी ना वो, तो उसको ये स्टोर करके रख लेगा अपनी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी बताइए इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ। एक के गो फॉर्मूला आता है इस केस में, तो आपको याद है क्यू स्क्वायर बाई 2c, फिर क्यू की जगह सी भी डाल दिए थे तो हाफ सी भी स्क्वायर आ गया था, फिर सी की जगह क्यू बाई भी डाल दो, जो भी होगा हाफ क्यू भी आ गया था, 3 गो आया था। इसमें बस वही एगो हाफ एल आई स्क्वायर याद रखना होता है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू कितना, इफ आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। आप देखिए मैं इसको फिर समझा दूंगा। ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब तुमको समझ में आता है क्या, ठीक है गुड। बायोलॉजी वालों को नहीं समझ में आता है, ठीक।
हो गया? अरे ये दोबारा समझाऊं मैं? क्यों नहीं तुम लोग कभी दोबारा समझना चाहता है? हैं? ऐसा थोड़े होता है। पहले के लोग पूछा करते थे सर फिर से बता दीजिए, लेकिन अभी देखते हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। पहले अच्छा नहीं पढ़ाता था मैं? क्या बात करते हो? हैं? पहले हमको लग रहा है कि हम ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। तो ये आप दोबारा नहीं जानना चाहेंगे? आपको समझ में आ गया है? सुभाष जो बोलेगा वही होगा। हैं? कल तुम जलेबी खाया था ना? हैं? ये कौन सी बात हो गई? मैंने जलेबी तुम्हारे लिए ही मंगाया था सिर्फ, बाकी सबको तो तुम रहता तो तुम चला गया था ना। इतना पॉलिथीन बचा हुआ था। हैं? जा जा, यहाँ रखे भी थे, देखो ले गया लग रहा है कोई। यहाँ रखे भी थे। ठीक है, ये दोबारा समझना है? चलिए ठीक है, नहीं समझना है आपको। तो नीट ने 2018 में आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना है। तो एनर्जी दे दिया है 25 मिली जूल। सुन रहे हो क्या? कितना दिया है? 25 मिली जूल। व्हेन करंट इन द इंडक्टर इज, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने कह रहा है 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो तुमको बताना है कि फालतू क्वेश्चन ही ना है ये। है? एनर्जी दे दिया, करंट दे दिया, एल पूछ रहा है। हम जानते हैं करंट, हम जानते हैं यू बराबर क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर होता है। क्या नहीं बोलता है रे? तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमको एल निकालना है। तो एल बराबर हो जाएगा 2u बाई आई स्क्वायर। 2u की जगह कितना रखोगे? 25 मिली। नहीं ना समझे? 25 कितना मिली डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 60 मिली का स्क्वायर। और आंसर आपका हेनरी में आएगा। तो 1 मिली से 1 मिली जाएगा, लेकिन 1 मिली तो बचेगा ना। अच्छा, और ये बताओ कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाई 3600 ना हो जाएगा। और मिली भी है। हाँ, तो मिली है 10⁻⁻3। अभी आप बताइए, ये जो मैंने मिला जुला के समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये इसको काट डालेगा। चाहे रुक जाओ एक सेकेंड। इसको तो एक काम करो, इसको करो तो ये 50 बटा कितना हो जाएगा? 3.6। इतना ही ना होगा हेनरी। अच्छा, हम इसको 500 बटा क्या कर सकते हैं? 36 हेनरी। सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग हमको लग रहा है कि 36 एक कम 1 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए। हाँ 13 पॉइंट में आना चाहिए। देखिए हम इसको कैलकुलेट क्यों करने जाएंगे, आप समझ रहे हैं? अगर ये सिर्फ 50 होता ना तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता, लेकिन ये 500 है तो 1 पॉइंट समथिंग ना आके 1 के बाद एक और नंबर आएगा, उसके बाद समथिंग आएगा। पता नहीं तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 13 में होना चाहिए। और 5000 होता ना, ये 5000 होता है तो 3 नंबर के बाद आता वो। हाँ ठीक है, तो मिला जुला के तब उस केस में ये हो जाता है, लेकिन अभी कौन सा होगा? सही है। चलिए ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सुनिए, मैं आपको फिर कुछ याद दिलाता हूं। चलिए देखिए आपको एक मिनट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितना होता था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाथ उठाइए, कितने लोग याद है? एक आदमी को याद है और 2 आदमी को याद है। और इधर चलो बताओ, तुम बताओ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, बैठो। ये एक कैपेसिटर है, आपको याद होगा, यहीं पे हमने इसको डिराइव किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई था। तो हमको पता करना था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो वो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसा आया था। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी था ये, जिसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट क्या? वॉल्यूम। आप लोग भूल गए थे इसको? याद था?
तो क्यों नहीं हाथ उठा रहे थे? भटभटा रहे थे कि पता नहीं वही पूछ रहे हैं कि नहीं जो हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, ये अब हमने देखा है इतना तो कम से कम पता है ना। आज हमको देखना है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंडक्टर के अंदर ना देखेंगे। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैपेसिटर के अंदर देखते थे, मैग्नेटिक एनर्जी हम कहाँ देखते हैं, हम इंडक्टर के अंदर देखते हैं। तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कुछ ऐसा होगा ना। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका लेंथ बेचारे का है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू A नहीं हो जाएगा? समझ में नहीं आया इन लोगों को? अरे भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू A हो जाएगा। सही है, तो यही है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब तुम बताओ मुझको, मैं ऐसे लिखता हूँ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, MED लिख देता हूँ मैं, क्या बोलते हो? हाँ ऐसा। अब ये इसका फॉर्मूला हमने रटा है, हाफ कितना LI स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो LI में ये L जो है वो लेंथ वाला L थोड़े है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, वो लेंथ मत समझ लेना तुम लोग। हाँ, L की जगह पे L, A की जगह A। चलो क्या कर सकते हैं हम लोग L की जगह पे म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A और I का स्क्वायर बाई L इंटू A, LA से LA गैले 1/2। अब देखो ये है म्यू नॉट, ये है N स्क्वायर, ये है I स्क्वायर। ये यार ये म्यू नॉट NI पता नहीं क्यों मुझको कुछ याद दिला रहा है। म्यू नॉट NI तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। ये देखो N का स्क्वायर है, I का स्क्वायर, म्यू नॉट अकेला है, तो अकेला है तो इसको भी दुकेला करिए और आप ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। चलिए काम किया जाए, ऊपर म्यू नॉट नीचे क्या म्यू नॉट। अभी म्यू नॉट मिलके म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट NI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो नीचे वाला म्यू नॉट तो रहेगा ना, 2 इंटू क्या रे बच्चों, दैट तेरे की 2 तो हम पहले लिखिए चुके हैं, मिला जुला के मैंने म्यू नॉट ही नीचे रहेगा खाली, तो उस म्यू नॉट को भी इस 2 के बगल में दे दो, अकेला बोर होगा उधर। तो मैं कह रहा हूं कि म्यू नॉट NI को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ माय गॉड, ये तो आ गया B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हमको ये अलग से याद करना ही नहीं है। अगर तुमको एक कॉन्सेप्ट याद आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट किसको याद है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देख लो, वाह वेरी गुड, तुम बोलो। ये कुछ ऐसा बता रही है जो मेरे से नहीं पढ़ी है, ये कुछ और बता रही है। हाँ, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा इधर, लेकिन और कोई बताओ, इधर से कोई बताओ। हाँ वो बताएगी वो। हाँ मैं समझ गया, बस आगे का हम लोग समझ चुके हैं, आगे का देखिए हम लोग समझ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि जिस सिमिलर टाइप के फॉर्मूले में म्यू नॉट कहाँ आता है, वहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे, मैंने उल्टा सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है तो म्यू नॉट नीचे आता है, याद आया? एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, आप समझ रहे हैं? तो आप एक बात बताइए, जब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पहले से याद है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए, तो इसमें हाफ है, इसमें भी हाफ आएगा कि नहीं, बताओ पहले। नहीं बोल रहे हैं। इसमें एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, तो म्यू नॉट कहाँ आता है, ये तुमको समझ में आ रहा है? ये हमने 2-3 जगह देखा है। आपको याद होगा गॉस लॉ को जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ से कंपेयर कर रहे थे, याद है? Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, वहां था I इंटू, माने बाई नहीं होके इंटू में म्यू नॉट आया था। आपको याद होगा जब हम लोग पहली बार कांस्टेंट डिराइव कर रहे थे तो वो आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कूलम्स लॉ में यूज होता था। बायट सावर्ट लॉ में जब हमको यूज करना था तो 1/4 पाई रहने दिए थे, एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो म्यू नॉट कहाँ गया था, म्यू नॉट अपन 4 पाई ना हो गया था। ठीक वही तो है यहाँ पर, वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हाफ है तो हाफ है,
एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट कहाँ नीचे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था ये मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। कि तुमको समझ में आया? तो ऐसा कंपेयर करके तुम पढ़ोगे ना तो याद करना आसान रहेगा। आप समझ रहे हैं? अब पीछे का भी बहुत सारा चीज धीरे धीरे रिवाइज भी हो जाता है कि नहीं? कहाँ भाग गया? ये रहा। चलिए बताइए, ये आपको दोबारा समझना है? बोलो, आपको दोबारा समझना है? ये नहीं समझना है? दोबारा आपको समझ में नहीं आया? ये तब बताइए, बिहार बोर्ड 2023 पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही हो गया, यही ना कहना चाह रहे हो? तो ठीक है, फॉर्मूला ही तो पूछा है। बोल रहे फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी लैंग्वेज भी देखते हो, लिखता है फॉर्मूला बता। वो एक्सप्रेशन बोल देता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है इसीलिए बोले तो हम फॉर्मूला बताओ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, आओ भी सोलेनॉइड के लिए क्या। ठीक है, सॉरी, यही है। चलिए।